नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा 3 मुद्दों पर ही हो सुनवाई। याचिकाकर्ताओं को पूरे कानून पर आपत्ति। दुनिया के सामने कैसे खोलनी है पाकिस्तान की पोल। विदेश दौरे से पहले संजय झा, कनिमोझी और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले डेलीगेशन को विदेश सचिव करेंगे ब्रीफ। अटारी वाघा बॉर्डर पर आज से फिर शुरू होगी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, लेकिन न हाथ मिलेंगे न खुलेंगे दोस्ती के दरवाजे। महाराष्ट्र में बढ़ी सियासी सरगर्मी। एनसीपी नेता छगन भुजबल की फडणवीस कैबिनेट में वापसी। उत्तर भारत को चिलचिलाती गर्मी से राहत का इंतजार, तो वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर इलाके में झमाझम बारिश से गिरा तापमान। और आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि नए वक्फ कानून पर सुनवाई शुरू हो गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस शुरू की। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता ने 3 मुद्दों पर आपत्ति जताई थी, हमने जवाब दाखिल कर दिया। उसके बाद याचिकाकर्ता दूसरे मुद्दों को भी उठा रहे हैं। हमारा आग्रह है कि 3 मुद्दों पर ही सुनवाई फोकस रहे। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी आपत्ति पूरे कानून पर है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरे मुद्दों पर जवाब नहीं है, लेकिन नए मुद्दे उठाना कोर्ट के साथ सही नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले 3 ही मुद्दे उठाए गए थे, हमारा जवाब भी उन्हीं 3 मुद्दों तक सीमित था। अब कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता की तरफ से नए वक्फ कानून के खिलाफ दलील रखनी शुरू की। और अब बात मोदी सरकार की कूटनीति की और उसके डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की। जी हां, पहलगाम में आतंकी हमले और जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है, उसका एक सदस्य पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की करतूतों का लेखा जोखा दुनिया के सामने रखने जा रहा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सभी सदस्य भारत के तमाम साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे। इसके लिए आज संसद भवन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहले चरण में 3 सांसदों के प्रतिनिधि मंडलों को ब्रीफिंग देंगे। जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएमके सांसद कनिमोझी की अगुवाई वाले दल को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। दरअसल ऑल पार्टी डेलीगेशन 7 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें से आज 3 दलों को ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बुलंद करेगा। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को विदेश मामलों की संसदीय समिति के सामने तमाम मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट किया और ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। तो आपको बता दें कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की करतूतों को उजागर करने के लिए आपको बताएं कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान को भारत बेनकाब करेगा। विदेश यात्रा से पहले आज ब्रीफिंग होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री इसकी जानकारी देंगे। तो पाकिस्तान को भारत बेनकाब करेगा। 7 हिस्सों में ये प्रतिनिधिमंडल बंटा हुआ है। ग्राफिक के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि क्या कुछ भारत की कूटनीतिक रणनीति है और उसके तहत सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के तमाम देशों में मई प्रमाण जाएगा। पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत। संजय कुमार झा, श्रीकांत शिंदे के दल को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। विदेश सचिव ब्रीफिंग देंगे और बताएंगे कि किस तरह से पाक की नापाक हरकतों को दुनिया के सामने रखना है। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के 7 दल विभिन्न देशों की यात्रा कर रहे हैं, करेंगे आने वाले समय में, और इसके दौरान ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर दुनिया भर में चर्चा की जाएगी।
वहीं पंजाब फ्रंटियर की तीनों संयुक्त चेक पोस्ट पर आज से रिट्रीट समारोह फिर से शुरू होगा। आज ये केवल मीडिया कर्मियों के लिए होगा, कल से आम जनता के लिए रिट्रीट समारोह फिर से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच ये फैसला लिया गया है कि अटारी वाघा सीमा पर द्वार बंद रहेंगे और सूर्यास्त के समय झंडे उतारने के बाद भारतीय गार्ड कमांडर और पाकिस्तान रेंजरों के बीच हाथ मिलाने का औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को निर्दोष पर्यटकों पर हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से बीटिंग रिट्रीट समारोह का स्तर कम करने का फैसला 24 अप्रैल को लिया गया था। इधर भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र के एक गांव के पास एक जिंदा पाकिस्तानी गोला नष्ट कर दिया है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना के बम निरोधक दस्ते ने गोला नष्ट किया। स्थानीय लोगों ने सेना की कार्रवाई पर धन्यवाद देते हुए कहा कि वो जबरदस्त काम कर रही है। उन्होंने बताया कि दारा बग्याल में जो जिंदा गोला मिला था वो यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए खतरा था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायु रक्षा प्रणाली का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। हमारे स्वदेशी और वायु रक्षा प्रणाली की एकीकृत कमान ने पाकिस्तान से आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया। S-400 के अलावा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी मिसाइल, एंटीक्राफ्ट गन, एयर आकाश तीर जैसे नवीनतम आयुधों से सुसज्जित है। कैसे हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है और कैसे ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन रहे हैं, ऐसे ही एक एयर डिफेंस सिस्टम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। पाकिस्तान ने हमास के तर्ज पर इस बार सैकड़ों की तादाद में ड्रोन हमले किए। ड्रोन जो चलाए गए पाकिस्तान से वो तुर्की के थे, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उन सभी ड्रोन को किसी भी तरीके से धरती पर पहुंचने के पहले इसी हमारे कारगर एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से आकाश में ही ध्वस्त कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है आकाश तीर, सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है पेचोरा और साथ ही साथ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के जो DRDO द्वारा स्थापित किए गए संयंत्र हैं। आकाश मिसाइल के साथ साथ अन्य S-400 जैसे सुदर्शन चक्र जो कि हमारे समूचे एयर डिफेंस सिस्टम को अभेद्य बनाते हैं। और ऐसे ही एक एयर डिफेंस सिस्टम पर है जहां पर अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये AD रडार दुश्मन के परिक्षेत्र से आने वाले किसी भी हवाई ऑब्जेक्ट को, किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को किसी भी मौसम में, किसी भी समय में पूरी तरीके से उसको ट्रैक कर लेने में और ट्रेस कर लेने में सक्षम है। ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, उसको ध्वस्त कर देते हैं। जितने भी रडार हमारे इस थिएटर में थे, उनका सर्विलेंस फीड किस डायरेक्शन से कौन सा एरियल थ्रेट दुश्मन का आ रहा है और जितने भी एरियल टारगेट्स इस लोकेशन से ऊपर गए हैं उन सभी को हमने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। इसकी जो बैटल फील्ड टेस्ट होनी थी वो हो गई है और उस पर यह बहुत खरा उतरा है। तो यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के डायरेक्शन में एक बहुत ही बड़ा कदम है। इंटीग्रेटेड और अपग्रेडेड हमारा L-70 एयर डिफेंस सिस्टम। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो इस ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने की सीमा नहीं पार की है, जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों की तरह हमास के पैटर्न पर सैकड़ों की संख्या में हमारे हवाई परिक्षेत्र में ड्रोन और मिसाइलें भेजी, उसको ध्वस्त कर दिया है, तो केवल और केवल हमारे इसी अभेद्य वायु रक्षा प्रणाली में। ये फ्लाई कैचर वेपन कंट्रोल सिस्टम है जो कि एक ऑल वेदर फायर कंट्रोल रडार है। इस रडार की मुख्यतः 3 खासियत है। यह लंबी दूरी से आने वाले किसी भी एयर एक्टिविटी को सर्वेलेंस कर सकता है। नजदीक आने पर यह दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को ट्रैक कर सकता है और गन के माध्यम से दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को सटीकतापूर्वक डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये प्रमाण है हमारी स्वदेशी ऊर्जा का, स्वदेशी मेधा का और हमारे स्वदेशी जवानों के जज्बे का कि ऑपरेशन सिंदूर में इसने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित नागरिकों को हर संभव मदद दी जा रही है। इसी क्रम में मानवीय प्रयास के तहत भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया।
रुक करते हैं अगली खबर का। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने राजभवन में महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे। राज्य की राजनीतिक हलचलों में ये एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। छगन भुजबल इससे पहले भी कई बार राज्य में मंत्री पद संभाल चुके हैं। इस शपथ ग्रहण के बाद राज्य मंत्रिमंडल में कुछ नई जिम्मेदारियों का बंटवारा होने की संभावना भी जताई जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएंगे। जो अभी अच्छा हुआ आखिरी बार, तो सब अच्छा है। अरे हमने कुछ विभाग कुछ नहीं, जो देगा वो करेगा, सब चलता है। अभी जो है 91 से जो मैं मंत्री बनते आया हूँ, अभी सारे जो है विभाग संभाले हैं हमने। एनसीपी नेता छगन भुजबल के महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ लेने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। छगन भुजबल जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। कई बार उन्होंने कई विभाग को लीड किया है और वो एक अनुभवी मंत्री है। और आज उनका फिर से शपथ विधि हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। इधर अवैध आप्रवासी लोगों पर देश में कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। हरियाणा में भिवानी पुलिस ने दादरी रोड पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान में करीब 10 लोग संदिग्ध पाए गए, जिनकी गहन जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि आधार कार्ड की ऑनलाइन जांच की जा रही है, जिसके बाद कुछ संदिग्धों का पता चला है। हमने आधार कार्ड का जो प्रोसेस अपनाया था इनकी आइडेंटिटी चेक करने का, उसमें कुछ डाउटफुल व्यक्ति मिले, जिसमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं हैं, जिनको हमने अपने साथ रखा और आइंदा इनके दस्तावेज चेक करेंगे और ठीक जैसी आगे रिपोर्ट दस्तावेज आएगी उसके आधार पर इस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी है। ओडिशा में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है। विभिन्न एजेंसियां राज्य में अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और राष्ट्रीयता सत्यापित करने के लिए जांच के दायरे में है। पहचान की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और सभी जिलों में इसे सावधानी पूर्वक चलाया जाएगा। ओडिशा सरकार ने इस मिशन के समन्वय और निगरानी के लिए विशेष कार्यबल को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। एसटीएफ जिला स्तरीय अधिकारियों, तटीय सुरक्षा बलों और अन्य प्रवर्तन इकाइयों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहचान प्रक्रिया पूरी तरह से और कुशल हो। इन जिलों में बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी और गंजम शामिल हैं। इन क्षेत्रों में किसी भी अवैध आप्रवासी का पता लगाने और उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं। कई तटीय जिलों की पहचान हॉटस्पॉट के रूप में की गई है। पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवैध रूप से रह रहे लोगों को निर्वासित करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अहमदाबाद नगर निगम के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अहमदाबाद नगर निगम ने चंदौला क्षेत्र में 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान का दूसरा चरण जारी किया है। इसमें 50 से अधिक बुलडोजर और 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पहले चरण में 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया था और अब इस चरण में 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को साफ करने का लक्ष्य है। संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जनता भी सहयोग दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये काम बहुत शांति से पूर्ण हो रहा है। पुलिस प्रशासन की ये कार्रवाई चंदौला तालाब के आसपास अवैध बस्तियों को हटाने के लिए शुरू की गई है। यहाँ मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के रहने की बात सामने आई थी। डीसीपी रवि मोहन सैनी ने बताया कि अतिक्रमण हटाए जाने की प्रक्रिया अगले 3 से 4 दिनों तक चल सकती है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं,
पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। हाँ, जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक होने से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके बाद दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा में सोमवार को सबसे अधिक तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के पिलानी, मध्य प्रदेश के खजुराहो और हरियाणा के हिसार में भी अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया। राजस्थान में पिलानी 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे सबसे अधिकतम तापमान वाला शहर रहा, जबकि एमपी के खजुराहो में 46 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के हिसार में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। सूरज के बढ़ते तापमान का सीधा असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। दोपहर के समय घर से निकलने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और कहीं गर्मी है तो कहीं बारिश। दक्षिण भारत में प्री मानसून बारिश ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन आफत भी उतनी ही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तमिलनाडु के कई जिलों में 22 मई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। कुछ हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव भी देखने को मिला। लगातार 3 दिन से बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई जिले भयंकर बारिश की चपेट में हैं। प्री मानसून की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालांकि बरसात की वजह से तापमान में कमी आई है, लेकिन भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव होने की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं असम की बात की जाए तो गुवाहाटी शहर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में पहुंचना जारी है। 30 अप्रैल को यात्रा शुरू होने के बाद से केवल 20 दिनों के भीतर 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन कर चुके हैं। सुचारू और सुरक्षित तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने भी व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आज अमेरिकी दौरे का अंतिम दिन है। दौरे के बीच भारत अमेरिका के बीच जल्द ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति बन सकती है। अभी तक की वार्ता के बाद दोनों पक्ष काफी बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जरिए समान बाजार उपलब्धता से लेकर समान अवसर सुनिश्चित करना चाहता है। भारत चाहता है कि उसके पेशेवर और उच्च तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोगों को अमेरिकी बाजार में समान रूप से अवसर उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। वो अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी साझा कर सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। और आज ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगलवार है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं पुरी में चंदन यात्रा का विहंगम दृश्य। 42 दिनों तक चलने वाले चंदन यात्रा उत्सव में आनंद लेने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। इस दौरान श्री विग्रह नरेंद्र सरोवर में
नौका विहार करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा में महामारी की तैयारियों में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक संधि के पक्ष में मतदान किया। स्लोवाकिया द्वारा सोमवार को मतदान के आह्वान के बाद 124 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया। किसी भी देश ने इसके खिलाफ मतदान नहीं किया, जबकि पोलैंड, इजराइल, इटली, रूस, स्लोवाकिया और ईरान सहित 11 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस ने कहा, दुनिया भर की सरकारें अपने देशों और वैश्विक समुदाय को महामारी के खतरों से सुरक्षित बना रही है। विश्व स्वास्थ्य सभा के पूर्ण सत्र में औपचारिक रूप से अपनाए गए समझौते का मकसद भविष्य में किसी भी महामारी को रोकना है। वहीं अब तक WHO का सबसे बड़ा वित्तीय समर्थक रहा अमेरिका इस समझौते से बाध्य नहीं है, क्योंकि 12 महीनों के भीतर WHO में अमेरिका की भागीदारी समाप्त हो जाएगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी के लिए समान स्वास्थ्य सेवा का आह्वान करते हुए कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे में निवेश बहुत आवश्यक है। गुटेरेस ने जिनेवा में 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा समय में पहले से कहीं अधिक विश्व को एक सुसंगत वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे की आवश्यकता है, जो संकटों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे सके तथा सभी के लिए सुरक्षा और कल्याण को मजबूत कर सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने सामूहिक तैयारियों में गहरी खामियों को उजागर किया है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुलवाद आधारित एक समझौता किया है, जो सभी को समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन देता है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम के तहत शुरू हुई है। और ब्रेक्जिट के 5 साल बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 2040 तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में $12 अरब से अधिक धन उत्पन्न होने की उम्मीद है। लंदन में आयोजित पहली ब्रिटेन यूरोपीय संघ शिखर बैठक से पहले इस समझौते का खुलासा किया गया। इस बैठक को दोनों पक्षों ने ऐतिहासिक बताया। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने इस समझौते को संबंधों में एक नया अध्याय बताया और कहा कि दोनों पक्ष ब्रेक्सिट के बाद के वर्षों के तनाव के बाद संबंधों को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि इस सौदे से निर्यातकों के लिए लाल फीताशाही कम होगी और ब्रिटिश सुपरमार्केट में खाद्य पदार्थों की कीमतें भी कम होंगी। और वहीं खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का आगाज दीव के प्राचीन घोघला बीच पर एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान हुआ। 6 दिनों तक चलने वाले खेलो इंडिया बीच गेम्स में इस बार देश भर से 1000 से ज्यादा खिलाड़ी 6 पदक के लिए स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। तो आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दीव के बेहद खूबसूरत घोघला बीच पर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। खेलो इंडिया बीच गेम्स का थीम है खेल के सितारे दीव के किनारे। उद्घाटन समारोह में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों की मशहूर नृत्य कलाओं की शानदार प्रस्तुति पेश की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद खिलाड़ियों की परेड आयोजित की गई। प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए संदेश में खेलों के सफल होने की शुभकामना दी गई। नमस्कार, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैसेज पढ़ रहा हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 at Ghogla Beach, Diu is heartening to note. This edition of the games is in continuation of the highly successful first multi-sports beach games last year. Khelo India beach games are like a whiff of fresh air as they promise to make waves in India's sporting calendar. An amalgamation of sun, sand and water, they enhance the physical challenge and at the same time celebrate our coastal heritage. The choice of Diu as the venue is fitting. It provides the perfect backdrop with its picturesque settings. As waves lash the shores and athletes compete, India will script a new sporting chapter. The participation of students will surely add to the vibrant atmosphere. They will return home not just as athletes,
but as ambassadors of a healthier, stronger, and more sporting India, building abiding memories and lasting friendships. Heartiest congratulations and best wishes to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, as well as the Sports Authority of India for organizing these games. May Khelo India Beach Games be a success. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया की कड़ी में बीच गेम से जुड़ना बेहद सुखद है और इससे देश में वाटर स्पोर्ट्स में और खिलाड़ी आगे आएंगे। लास्ट बीच गेम्स का अनुभव देखते हुए दीव बीच गेम्स के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय करा है कि आने वाले दिनों में भी बीच गेम्स का आयोजन दीव करा जाएगा। दीव को बीच गेम्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करा जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स की टॉर्च प्रज्वलित की गई और खेल मंत्री ने खेलों का औपचारिक शुभारंभ किया। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली में 19 मई से 24 मई तक किया जा रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के तहत 6 मेडल स्पोर्ट्स, बीच फुटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टेकरॉ, बीच कबड्डी, पेंचक सिलट और ओपन वाटर स्विमिंग का आयोजन किया जाएगा। मलखंभ और रस्साकशी को प्रदर्शनी स्पोर्ट के रूप में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के उद्घाटन समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखाई दी। यहाँ गुजरात का गरबा दिखा तो पंजाब का भांगड़ा भी दिखा, कथकली दिखाई दिया तो वहीं बिहू की झलक भी दिखाई दी। अब ये खेल खिलाड़ियों को वाटर स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देंगे। खेलो इंडिया का अम्ब्रेला दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और उसी में ही एक और नई कड़ी जुड़ गई है और ये खेल देश की खेल प्रतिभाओं को वाटर स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देंगे। कैमरा पर्सन अजीत के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दीव।